नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए एक्टिव है, एक के बाद एक देश के भीतर के ही गद्दार पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था, चेतावनी दी थी कि नक्सलवाद को वो खत्म करेंगे। तब इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सफलता की खबर आ रही है। बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद की बड़ी ताकत बनकर घूम रहा खुखवार नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा ढेर हो गया है। उसकी पत्नी को भी ढेर किया गया है। ये सब विदेशी ताकतों की कठपुतलियां ही हैं। लेकिन जैसे-जैसे दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए कड़ियां जोड़ रही है तो उससे पता चलता है कि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। जनरल साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। जनरल साहब पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की कि कैसे एक के बाद एक प्याज की तह की तरह परतें खुलती चली जा रही हैं और ये भी दिख रहा है कि देश के भीतर कैसे गद्दार जमे हुए बैठे थे और एक दिन का काम तो सर ये है नहीं। जी सर। देखिए पहले भी मैंने आई थिंक आपके शो में ये बताया था कि जो इस तरह की वारदात होती है ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती है। इसके पीछे काफी तैयारी की जाती है, कई लोगों को जोड़ा जाता है, फाइनेंस की एक ट्रेल होती है, एक्सप्लोजिव की एक ट्रेल होती है और मैन पावर की एक ट्रेल होती है, रेडिकलाइजेशन होता है। तो ये सारी चीजों को करने में समय लगता है। जैसे वो जो लेडी जो पकड़ी गई है लखनऊ जी, कानपुर की शाहीन, शाहीन, डॉक्टर शाहीन। वो रेडिकलाइजेशन कर रही थी, ठीक है, लोगों को अपने विचारधारा से जोड़ रही थी। तो उससे होता क्या है कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है, चीज़ों को छुपाने के लिए जगह मिल जाती है, रहने के लिए जगह मिल जाती है। जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ पे आस-पास के लोग फिर वो उसी तरह के होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं या फिर वो इस तरह से काम करते हैं कि उनको पता ना चले। आपके साथ बड़े मिल-जुल के रहेंगे, ऐसा लगेगा कि आप वो कोई खतरा नहीं है किसी के, लेकिन ये होता है। सो प्लानिंग तो ये डेफ़िनेट बात है, ऐसी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, पहली चीज़। तो जहाँ प्लानिंग होती है उसमें कोई अगर कमज़ोर कड़ी होती है, अगर वो कमज़ोर कड़ी पकड़ लिया आपने, तब फिर वो इनके तार खुलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने बोला, प्याज की तरह परतें खुलती जाएँगी। लेकिन मैं यहीं आपको सावधान भी करना चाहूँगा और देश को भी बताना चाहता हूँ कि जो आतंकवाद आजकल जो हो गया है, ये अब पुराने आतंकवाद से अलग हो गया है। इसमें चीज़ें अलग क्या हो गई हैं? सबसे पहले तो नेटवर्क आइसोलेट हो गए हैं। यानी कि अगर आप सोचें कि इसके तार सीधे जुड़ जाएँगे जेईएम से, मुश्किल होगा। क्योंकि अब जो नई टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, वो छोटे-छोटे ग्रुप्स होते हैं। मैं इनको स्टारफिश नेटवर्क बोलता हूँ। एक पुरानी किताब भी लिखी है किसी ने, उन्होंने ये 2006 में ये किताब लिखी थी कि नया जो आतंकवाद फैल रहा है, उसमें लीडर की कमी नहीं है बल्कि आइडियोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दैट इज़ आपने देखा होगा कि वो शाहीन जो थी एक तरह से आइडियोलॉजी रेडिकलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दे रही थी। उससे क्या होगा कि अपने आप जैसे दिल्ली में एक नेटवर्क बना है, उसी तरह से एक हैदराबाद में नेटवर्क बन सकता है, एक अहमदाबाद में बन सकता है या गुजरात में बन सकता है, एक केरला में बन सकता है, वेस्ट बंगाल में बन सकता है। जहाँ पे ये ज़मीन मिलेगी ना उसको क्या बोलते हैं फर्टाइल ज़मीन मिलेगी, वहाँ पर इस तरह के नेटवर्क होंगे और इन नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन नहीं होगा। अगर इनका आपस में कनेक्शन नहीं होगा, तो आप इनके तार को परतें जो है कुछ देर के बाद परतें बंद हो जाएँगी। तब वो दूसरे को ढूँढने के लिए उतना ही और मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए जो हमारी जो पुलिस की जो संस्थाएँ हैं, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन संस्थाएँ हैं, जो इंटेलिजेंस संस्थाएँ हैं, इनको और डिसेंट्रलाइज़ करना पड़ेगा और एक बीट कांस्टेबल को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि बीट कांस्टेबल जो है, वो सूँघ सके इस तरह की चीज़ों को और सूँघने के बाद अपने पास ही ना रखे। उसको तुरंत अपने ओहदेदारों को बताए ताकि उसके ऊपर फिर सीबीआई, आईबी सीबीआई तो नहीं आईबी वगैरह इसके ऊपर अपना कार्रवाई कर सकें, बाहर का एंगल देख सकें। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस तरह के नेटवर्क में आजकल की जो नई
नई जो आतंकवाद की जो कार्रवाई होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। और दूसरी जो चीज जो आज का नया आतंकवाद करता है वो टेक्नोलॉजी का काफी सहारा लेता है। तो टेक्नोलॉजी भी इस तरह से अब देखिए व्हाट्सएप ही है, एंड टू एंड सिक्योर है, तो उसको भी ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। टेलीग्राम है, सिग्नल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए कि सारों को चेक करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि सिग्नल एक प्लेटफॉर्म है, उस पर ज़्यादा लोग बातचीत करते हैं, इस तरह का कार्रवाई करते हैं। ईमेल्स के थ्रू भी कई सारी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू कि हम बिना ईमेल को भेजे ही हम एक मैसेज को वो कर लेते हैं। आप ड्राफ्ट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दो और उसका पासवर्ड जो है पूरे नेटवर्क को पता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, रोज अपना वो उसको खोला और कल की हुक्म उस ड्राफ्ट में लिखी हुई है। किसी ने ईमेल को जो ड्राफ्ट है उसमें ईमेल डाली और ड्राफ्ट में ही छोड़ दिया। अब जो दूसरा आदमी है उस नेटवर्क का, वो उस ईमेल की उसी की ईमेल की जो जिसने भेजा है उसका पासवर्ड जानता है। वो ईमेल खोलेगा और फिर वो ड्राफ्ट पढ़ेगा और उसके बाद छोड़ देगा ऐसे ही। अगर मान लीजिए 3-4 लोगों को पढ़ना है, एक बार सबने पढ़ लिया, जब वो लास्ट वाला पढ़ लेता है वो उसको डिलीट कर देता है ड्राफ्ट को। तो ना ड्राफ्ट रहा, ना मैसेज कहीं गई, तो बिना ट्रांसमिशन के ये सारी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसे समय में इसीलिए मैंने बोला है इंटेलिजेंस एजेंसीज का आजकल काम और बढ़ गया है और दिक्कत वाला हो गया है। टेक्नोलॉजी पकड़ने में आसानी जहाँ है उसी तरह से उसको जो बैड गाइज बोलते हैं, जिनको टेररिस्ट बोलते हैं, इनको भी बहुत मौका मिलता है। डार्क वेब जो है, बोलते हैं ना कि जो एक तो हम लोग जिससे बात कर रहे हैं ये इंटरनेट है, फिर इसके बाद आता है इसके नीचे वाला एक वेब जिसमें पासवर्ड और ये सारे प्रोटेक्शन होते हैं, फिर आता है एकदम नीचे जिसको डार्क वेब बोलते हैं। और ये जो डार्क वेब, इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। तीसरी चीज जो आजकल आतंकवादियों ने वो करनी शुरू करी है वो बाइनेंस है। बाइनेंस क्या होता है? बाइनेंस होता है, अब उसको ट्रेस करना और भी मुश्किल है। पहले तो भाई पैसा जाता था, ये करते थे, ट्रेल हवाला ट्रेल मिल जाती थी इनकी। अब बिट करेंसी की वजह से, क्रिप्टो करेंसी की वजह से टेररिस्ट को और भी एक मौका मिल गया है अपना पैसा इधर-उधर करने के लिए। तो ये कई सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में मुश्किल पैदा करती हैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी को, लेकिन आपको सराहना करनी पड़ेगी अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। उन्होंने जल्दी से जल्दी इस पे कार्य करके एक तो पहले बहुत बड़ा हादसा रोका और दूसरा अब उसकी परतों को खंगाल रहे हैं। और जितना हो सकता है इससे अगर कोई बाहर की लीड मिलती है, गुजरात की लीड मिलती है, हैदराबाद की लीड मिलती है, केरला की, सर, अपने डोभाल साहब और उनकी जो टीम है उनको वाकई सलाम करना पड़ेगा, उनका नमन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉक्टर्स, इनका जो नेटवर्क उन्होंने डिकोड किया है और जिस तरीके से डॉक्टर्स सर काम कर रहे थे, दैट इज वेरी शॉकिंग। मतलब भारत को क्या इजराइल बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए ये हमारे समाज के अंदर हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों के अंदर एक गलत धारणा है कि भाई आतंकवाद खाली गरीब लोग करते हैं या फिर खाली वही लोग करते हैं जो कि सताए हुए हैं। आतंकवाद आतंकवाद है, कोई व्हाइट कॉलर नहीं है, कोई ब्लू कॉलर नहीं है। आतंकवाद में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जाते हैं बनिस्बत अनपढ़ लोगों के। आप चारों तरफ से मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अयमन अल जवाहिरी क्या है? डॉक्टर था। डॉक्टर की बात कर रही थी ना आप, वो डॉक्टर था। पाकिस्तान गया था उन लोगों रिफ्यूजीज की ट्रीटमेंट करने के लिए और खुद ही बन गया आतंकी। तो इसी तरह से आप देखिए वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जितने भी लोग थे, वो सारे पढ़े लिखे थे। कोई पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है, कोई किसकी ट्रेनिंग ले रहा है, कोई और सभी अच्छे घराने से थे। कोई गरीब नहीं था, कोई सऊदी अरेबिया का था, कोई कहीं का था। कहने का मतलब ये है कि जो आतंकवाद जो है ना, वो ज़्यादा डिपेंड करता है आइडियोलॉजी पर। पैसा भी ज़रूरी है क्योंकि कई चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी ना, एक्सप्लोसिव लेना पड़ेगा आपको, डेटोनेटर लेना पड़ेगा आपको, रहने के लिए उनको पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए जब तक भी ज़िंदा हैं, जब तक वो अपने आप को उड़ा ना ले।
और साथ ही में उसके दिमाग को बदलना पड़ता है, तब जाके वो सुसाइड करता है। तो आइडियोलॉजी जो है वो ज़रूरी है। आइडियोलॉजी जो है कभी मरती नहीं है। आदमी मर जाएगा, भले ही मैं टेररिस्ट हूँ, मेरे को मार दिया आपने, लेकिन जो मेरा जो विचार है, जो मेरा ख़्याल है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। एक कम्युनिस्ट को कम्युनिज़्म ही सबसे अच्छा लगेगा, वही उसका धर्म लगेगा। एक एक न राष्ट्रवादी को राष्ट्रवादी ही सब कुछ सही लगेगा और एक आतंकवादी को अगर वो रेडिकल है, इस्लामिस्ट है, तो उसको वही सबसे अच्छा लगेगा। आप समझ रही हैं? तो उसके दिमाग जी में जी तो वो सही काम कर रहा है। तो ये जो दिमाग होता है ना, दिमाग को बदलना एक जिसको डी-रेडिकलाइज़ेशन की बात करते हैं, इतना आसान नहीं है। डी-रेडिकलाइज़ेशन आप सभी का नहीं कर सकते। किसी भी आइडियोलॉजी में एक हार्डकोर होते हैं, जिनको आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितना भी डी-रेडिकलाइज़ेशन करो, वो मर जाएँगे लेकिन अपना जो आइडियोलॉजी छोड़ेंगे नहीं। फिर एक वो बीच वाले होते हैं जो इनको सपोर्ट-वपोर्ट करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इस तरह के लोग हैं। वो भी तकरीबन इन्हीं की तरह होते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको समाज को दिखाएँगे कि वो नहीं, वो बैलेंस्ड आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर ये छुपा हुआ है। तो उनको भी डी-रेडिकलाइज़ करना बहुत मुश्किल है। डी-रेडिकलाइज़ खाली उन्हीं को कर सकते हैं जो ऊपरी सतह पे फेंस सिटर हैं, जो थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते हैं इस तरह की बातों से, उनको आप डी-रेडिकलाइज़ कर सकते हैं। जो बाकी हैं उनको तो आपको हार्ड पावर से ही खत्म करना पड़ेगा। उनको ताकत से और काइनेटिक तरीके से यानी कि लड़ करके ही खत्म करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि उनको आप बातचीत करके ठीक कर सकते हैं तो हार्डकोर आदमियों को नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो बना ही इसीलिए, उसने अपने आप को बनाया ही इसीलिए कि मैं आपका नुकसान करूँ। लेकिन सर, एक चीज और है ना, देखिए जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी से अब डॉक्टर धीरे धीरे वहां से फरार हो रहे हैं, तो देखिए ये वो दिखाता है कि दो चीजें दिखाता है सर। एक तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, दूसरा उनके पीछे जो लोग हैं वो लोग भी बहुत एक्टिव है सर। देखिए अब इनके इनके सर लिंक जो है वो बांग्लादेश से जुड़े हुए निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कुछ लोगों को रिमांड पे लेकर के जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सारे राज उगले। एंड अब उसी के बाद ये पता चल रहा है कि किस तरीके से इनके बांग्लादेश से कनेक्शन है। एंड वहीं पर देखिए शेख हसीना को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। ओके, देखिए जी जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश इस समय रेडिकलिस्ट के कंट्रोल में है। जो हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं, वहाँ के राइट विंगर में अगर बात करूँ ऐसी, तो वहाँ के जो राइट विंगर हैं, उनके कंट्रोल में हैं और उनका जो पुराना रिश्ता रहा है पाकिस्तानी आर्मी से। तो जैसे ही ये तख्तापलट हुआ है शेख हसीना जी का, उसके बाद से पाकिस्तान आईएसआई जो है वहाँ पे अपने कई ग्रुप्स भेजे हैं उन्होंने, एडीजी एनालिसिस आईएसआई उनको भेजा, उसी के बाद उनके सीनियर ऑफिसर्स भी आए हैं। तो ऐसे करके वो लगातार अपनी जो प्रेजेंस है, जो पुरानी वहाँ पे दब गई थी उसको वो कर रहे हैं, रिजेनरेट कर रहे हैं। जो टेररिस्ट थे वहाँ पे जो बंद किए गए थे, उनको छोड़ दिया गया है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इस समय पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाइना का तो इन्फ्लुएंस है ही है और इसी के अंदर जो और खलबली मचा रहे हैं और रोहिंग्याज मचा रहे हैं। म्यांमार से लोग जो आ रहे हैं वो भी इन्हीं में मिक्स हो रखे हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ पे एक बहुत ही मैं कहूँगा एनार्की फैली हुई है, ठीक है? और यूनुस भाई साहब जो हैं वो तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह के आदमी हैं। कहने को उनको बोलते हैं हमें नोबेल प्राइज़ मिला है। मैं तो बोलता हूँ नोबेल प्राइज़ के बिल्कुल ही लायक नहीं है। उनको नोबेल प्राइज़ के बारे में तो मतलब किसने दे दिया मुझे यही सोच-सोच के शर्म आती है कि ऐसे आदमी को कहाँ से नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, जो कि एक देश को ही डुबाने में तुला हुआ है। वो अपने देश को डुबा रहा है। अगर वो सोचता है कि भारत से वैर करके, भारत के अगेंस्ट खड़ा होकर के अपना कल्याण कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। देखिए, भारत कोशिश करता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ ठीक-ठाक से रहें और इस तरफ काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करोगे, एंटी इंडिया हरकत करोगे, तो गलत होगा ही। आपने शेख हसीना का ट्रायल किया है, वो एक ट्रायल के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है।
एक फसाड है, और आप चाहते हो कि हम प्रत्यार्पण कर दें। ऐसे थोड़े प्रत्यार्पण कर देंगे भाई। अगर आप एक एक प्रॉपर तरीके से कुछ करो तब तो हम सोच सकते हैं। और प्रत्यार्पण संधि में भी ये लिखा गया है कि अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड है अगर आपका जो ये मुकदमा वगैरह, तो हम बाध्य नहीं है आपको वो करने के लिए, प्रत्यार्पण करने के लिए बाध्य नहीं है। हम उस पर अपना अलग से, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेटमेंट भी ऐसी दी है कि भाई जो भी होगा हम अपने हिसाब से इसको मेजर करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने चिप्पू साधी हुई है, और वो सही अप्रोच भी है, सही अप्रोच भी है। ये फसाड, इट्स अ फसाड ऑफ अ ट्रायल। एंड अगर उनमें जैसे बोला है शेख हसीना ने, अगर आप में दम है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए ना, वहां पे लड़िए केस, वो केस लड़ ही नहीं पाएंगे, इट विल फॉल फ्लैट। सो उनको वकील रखने की इजाजत नहीं दी। तो पाकिस्तान, सॉरी उसके चीफ ने क्या बोला था, पाकिस्तान के चीफ ने, अगला हमला नॉर्थ ईस्ट से होगा, सॉरी ईस्टर्न साइड से होगा। ईस्टर्न साइड क्या बांग्लादेश है, तो हमने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है, हमने भी अपना पूरा जो बॉर्डर है वो सील कर दिया, और ज्यादा पोस्टें वहां बना दी हैं। का जो कनेक्शन है बांग्लादेश से वो उसी समय से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश आर्मी जो है वो पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी थी, तो उसमें हमेशा प्रो पाकिस्तानी जनरल रहे हुए हैं। अब इसका एक सीधा साधा उदाहरण ये है कि जो बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम सीईओ बोलते हैं यूनुस साहब, उन्होंने अपना एक अलग लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किया हुआ है एडवाइजर, और चीफ को साइडलाइन कर दिया है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की एंटी इंडिया चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। और पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो थोड़ा साइडलाइन हो चुके हैं। उनका पहले भी शेख हसीना के साथ थोड़ा कनेक्शन था, उनके कोई रिश्तेदार भी थे वो। तो ये एक दूसरी जो बड़ी चैलेंज की बात है। तीसरी जो चैलेंज की बात है वो ये है कि चाइना जो है, चाइना का बांग्लादेश में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और चाइना पाकिस्तान आपस में उनके तार जुड़े हुए हैं। और इसमें जो डॉक्टर्स जो पकड़े गए हैं उसमें से एक डॉक्टर तो डेफिनेटली, और मुझे जहां तक लगता है अल्फला के और भी डॉक्टर होंगे जिन्होंने चाइना में जाके एमबीबीएस किया है। अब चाइना में एमबीबीएस इन लोगों ने किया है, और पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं एमबीबीएस करने, तो इसमें चाइना का भी तार जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और वो जो रोहिंग्याज हैं, ये सारों का एक मिश्रण वहां बन चुका है। एक एक तरह से एक वहां पे एक खिचड़ी बनी हुई है जिसमें सभी हाथ धो रहे हैं, सभी फायदा उठा रहे हैं। अब ये कहना कि भारत के जो हमारे तंत्र हैं वो इन सब चीजों पे नजर नहीं रख रहे हैं, तो वो भी गलत होगा। हम लोग भी भाई, हमारे को अपनी सोवरेनिटी, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको बचा के रखना है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा उस बांग्लादेश के अंदर अपने खुफिया एजेंसीज को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अगर कोई एडवांस में ही हमको पता चल के इस तरह की कोई हरकतें हो रही हैं। और लास्ट पॉइंट जो बांग्लादेश से कनेक्ट कर रहा है वो ये है कि जैश ए मोहम्मद के साथ साथ एक उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम अंसार उल गजवात, वो बांग्लादेश में एक्टिव है, और इंडिया में उसने अपना नाम बदल के रखा, थोड़ा बढ़ा दिया है, अंसार उल गजवात हिंद। तो इंडिया का जो फैक्शन है उसको हिंद बोलते हैं। ये जो शाहीन थी वो भी जेईएम की वुमन विंग की एक तरह से कमांडर थी। उसने भी जो था रेडिकलाइजेशन को अपना एक मुद्दा बनाया था, पैसे भी देती थी वो अपने, वो और उसका भाई इसमें काम करते थे। तो ऐसी कई सारी चीजें जो हैं जो कि तार जोड़ती हैं सीधे बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के तार तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब तक भारत इस बार पक्का यकीन नहीं कर लेगा कि इसका पाकिस्तानियों का सीधा हाथ है, तब तक हम कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा इस समय वक्त है ऑपरेशन इंदूर का, यानी कि इंदौर, अंदरूनी जो हमारे लोग हमको छल कपट कर रहे हैं, जयचंद जो हो गए हमारे, इन लोगों को जगह दिखाने का समय आ गया है। इन लोगों को जरा खींच खींच के गड्ढों में से, बिलों में से निकाल निकाल के इन लोगों को जेल का रास्ता, और जिसने बड़ा कुकर्म किया है उनको तो आपको पता है क्या सजा मिलनी चाहिए उनको। इस तरह के लोगों को अब बाहर निकालना है कानूनी प्रक्रिया के तहत। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कानून को ताक पे रखिए, नहीं, जो हमारे कानून है उसके हिसाब से काम करना है। तो आप बिल्कुल सही हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
चीन, मैं तो सभी के तार इनसे जोड़ दिए, आपको मैंने एग्जाम्पल से बता ही दिया। हाँ जी। सर हमारे जो चीफ साहब हैं, आर्मी चीफ, प्लस हम्म, हमारे डोभाल साहब ने तो ये कह दिया था ना बिल्कुल साफ-साफ कि हम अगर बनाना जानते हैं तो हम तोड़ना भी जानते हैं। ये हाँ उन्होंने जी, बांग्लादेश के लिए कहा था। एंड हाँ जी, हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही कहा है कि हमारा जो अ, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि हमारा ऑफ सिंदूर इज़ गोइंग ऑन, हम्म। अभी बंद देखिए नहीं हुआ है। तो समय-समय देखिए पे इन लोगों को चेतावनी तो दी जा रही है सर। सर, देखिए ऑफ सिंदूर का जो स्टेटमेंट है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, और हम लोग क्योंकि सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी हमारा मेन मुद्दा है, तो हमारे लिए तो ये पत्थर की लकीर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमें बोला है कि ऑफ सिंदूर चल रहा है, और हमारे हिसाब से भी लगता है कि जो हमने ट्रेलर दिखाया था 88 घंटे का, जो चीफ ने भी बोला कि वो तो ट्रेलर ही था, पहले ही उन्होंने घुटने टेक दिए थे, लेकिन ये बहुत शातिर दुश्मन है। ये जरूरत पड़ती है घुटना टेक देता है, अपने 93,000 लोगों को सरेंडर भी कर देता है, फिर भी बोलता है कि भाई मैं जीता हूं, पूरी तरह से हार गया सिंदूर में, फिर भी बाद में उठ के बोलता है मैं जीता हूं, खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है। ये एक ऐसा देश है जो कि हार हार में भी अपने पब्लिक को जीत पेश कर देता है और बेच देता है। तो ऐसे ऐसे देश को मेरा तो यही मानना है कि जब दोबारा अगर मौका दिया तो जैसे चीफ ने बोला ना, इस बार हम आपको वो वाला मौका नहीं देंगे कि भाई आप घुटने पे गिर गए तो हम आपको छोड़ देंगे, वो वाला काम नहीं होगा। और उसके लिए दबा के तैयारी हो रही है, रच के तैयारी हो रही है। इतना मैं आपको बता दूं कि आर्म फोर्सेस जो हैं इस समय अपनी फुल थ्रॉटल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। सर आपने अब बहुत बड़ी और खुश करने वाली बात की है, तो थोड़ी-सी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की और बस्तर की, जहाँ पर जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि सफाया हो जाएगा नक्सलवाद का, तो ये उन्होंने खुरचना शुरू कर दिया है। पहली सरकारें तो इन्हें पाल रही थी, उन्हें इतना लगाव क्यों था? अब अमित शाह जी ने देखिए ना, ढेर लगा दिए हैं। नक्सलवाद जो हम बोलते हैं, नक्सलवाद इज नथिंग बट हार्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। अब नक्सल, आपको पता होना चाहिए, भारत का एक वो है, जगह थी नक्सलबारी, वहां से शुरू हुआ था, ये खत्म भी हो गया, लेकिन दोबारा इसने अपना सर उठाया। ये जो हमारा रेड कॉरिडोर बोलते हैं, जो बीच में, पहले तो इसमें कुछ पोर्शन उत्तर प्रदेश का भी था, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ पोर्शन बंगाल का, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये पूरी की पूरी बेल्ट जो थी वो रेड बेल्ट कहलाती थी। अब उसमें देखिए धीरे 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 इनका काम तमाम हो रहा है। अब जैसे हैदराबाद की, सॉरी, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले उन्होंने नक्सलवाद को अपने इलाके से, महाराष्ट्र, बहुत अच्छा काम किया। कुछ जगहों पे गवर्नमेंटें बार बार बदलती नहीं, उसकी वजह से भी काम में रुकावट हुई। अब दोबारा ये गवर्नमेंट आई है, इसने एक बीड़ा उठाया है कि भाई हम नक्सलवाद को एकदम जड़ से खत्म करेंगे। मैं सिर्फ अपने देशवासियों को एक सिर्फ चेतावनी देना चाहता हूं कि आतंकवाद कभी जड़ से खत्म नहीं होता है। आतंकवाद 2000 साल, 2500 साल से चल रहा है। उसके रूप बदल जाते हैं, उसका तरीका बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, आइडियोलॉजी बदल जाती है, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन आतंकवाद तो रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, अगला जो आतंकवाद होगा वो किस, हो सकता है अगला आतंकवाद आतंकवाद हो, जिसमें टेक्नोलॉजी से आतंक आतंक किया जाए। पूरा का पूरा जो बैंक किसी देश की इकोनॉमी को खराब कर दिया, वो भी आतंकवादी हुआ। दो तीन एयर आपने बिल्कुल सही दो तीन बात की है क्योंकि दो 2 तीन दिन पहले एयरक्राफ्ट देखा दिए, जी। 2-3 एयरक्राफ्ट क्रैश करा दिए, 800-900 लोगों को तो आपने ऐसे ही मार दिया। आपको लड़ना भी नहीं पड़ा, खाली बैठ करके डार्क वेब में आपने स्पूफिंग करी, कुछ एयरक्राफ्ट ने उसको इग्नोर किया और वो लैंड हो गए, गलत जगह पे लैंड हो गए। वहां पे न, क्या बोलते हैं, बिफोर ही रियलाइजेस एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गया एयरक्राफ्ट। तो इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा इन सब चीजों से। आपने सर बिल्कुल सही कहा और मेरे दर्शकों को आपने
इस मुद्दे पे बहुत विस्तार से बताया है। मेरे लिए आपने समय निकाला सर, और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।